हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा संविधान का भाग एक, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। अगर दोस्तों हम बात करें संविधान के भाग एक की, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र से है। अब आप कहोगे कि कल जो हमने पढ़ा था उसमें भी संघ और राज्य क्षेत्र से संबंध आया था, लेकिन दोस्तों वो संबंध किस में है? शेड्यूल 1 में है। दोस्तों, अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है, और दोस्तों संविधान का भाग 1 है वो भी संघ और राज्य क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है। यहाँ पे है क्या कि संविधान में जो प्रावधान दे रखे हैं उनसे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है दोस्तों, वो हमें कहाँ मिलती है? शेड्यूल में मिलती है। जैसे कि संविधान का भाग 1 ये संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल फर्स्ट है, उसमें दोस्तों जो 28 राज्य हैं, जो केंद्र शासित 8 प्रदेश हैं, उनका उल्लेख आपको शेड्यूल फर्स्ट में जाके मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सोचते भी नहीं हैं, जिनके बारे में हम दिमाग में कोई विचार भी नहीं लाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी यहीं से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ, अगर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, गोवा का गठन कब हुआ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों भाग 1 से ही संबंधित हैं, जिस पर आज हम दोस्तों विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में दोस्तों हमें पढ़ना क्या है? ये 4 आर्टिकल तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हमें राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं दोस्तों, उनको डिस्कस करना है। और अंत में दोस्तों जो हमारे राज्यों का निर्माण हुआ है, जो राज्य बने हैं, वो कौन सा राज्य कब बना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी दोस्तों डिस्कस करना है। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना लक्ष्य है दोस्तों हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, और इसी लक्ष्य के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। भाग है हमारा संविधान का भाग 1। अगर हम संविधान के भाग 1 की बात करें दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जाए आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? 1 से 4 तक हैं। कितने हैं? केवल 4 आर्टिकल हैं, और वो भी 1 से 4 तक हैं। इन चारों आर्टिकल पे पहले दोस्तों हमें डिस्कस करना है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का भाग 1 इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो आंसर क्या होगा? संघ और राज्य क्षेत्र। किससे संबंध है इसका? संघ और राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए, और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि संविधान के भाग 1 का संबंध किससे है? आंसर क्या दोगे? संघ और राज्य क्षेत्र से है। दूसरा क्वेश्चन बनता है संविधान के भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो दोस्तों कितने बताओगे? 4 बताओगे। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आइए आर्टिकल को शुरू करते हैं, अनुच्छेद को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल फर्स्ट की बात करें, अनुच्छेद फर्स्ट की बात करें, तो अनुच्छेद फर्स्ट में क्या दे रखा है? यहाँ पे कह रखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो दे रखा है इसको अभी हम देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा आइए समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। यानी कि इंडिया ही भारत है या भारत ही इंडिया है। यानी यहाँ पे जो संविधान सभा के लोग हैं दोस्तों, संविधान सभा के लोग जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जिस ये कंट्री को बनाने जा रहे हैं, जिस स्टेट को बनाने जा रहे हैं, जिस देश को ये बनाने जा रहे हैं, उसका नाम
क्या होगा, उसके नाम का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 1 में है। अब उसका नाम क्या होगा जिस राष्ट्र का ये निर्माण करने जा रहे हैं। उसमें अगर हम देखें दोस्तों तो आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं। इंडिया मिलता है, भारत मिलता है, आर्यव्रत मिलता है, जम्बूद्वीप मिलता है। ये जो अलग अलग नाम हैं, हिंदुस्तान मिलता है। ये जो अलग अलग दोस्तों नाम हैं, इन नामों पर डिस्कस हुआ और डिस्कस होने के बाद कि भारत का जो नाम है इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए या आर्यव्रत रखा जाए जैसा कि भारत का प्राचीन नाम है, या और कोई अन्य नाम रखा जाए। इस पर जो संविधान सभा में दोस्तों डिस्कशन हुआ तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो संस्कृति से प्यार करते थे, जो भारत से प्यार करते थे, भारत में रहे और पले बड़े हुए, उन्होंने नाम सुझाया भारत। लेकिन जो अंग्रेजी लोग थे, जो विदेशों में जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए। और जब ये संविधान सभा में बहस हुई, हालांकि संविधान सभा में वोटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, केवल बहस हुई है, और जब ये बहस हुई तो यहाँ पे जो निर्णय निकल के आया दोस्तों कि भारत का जो नाम है, भारत और इंडिया दोनों ही रहने दिया जाना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, जो इंडिया है दैट इज भारत। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ये जो भारत का नाम है ये आर्टिकल 1 में आपको दे रखा है, अनुच्छेद 1 में। ये जो कंट्री बन रहा है, जो स्टेट बन रहा है, इसका नाम क्या होगा, उस नाम का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है संघ। क्या होगा दोस्तों, राज्यों का संघ होगा। अब देखो आप यहाँ पे जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने एक शब्द होता है फेडरेशन, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। हालांकि हम फेडरेशन की बात करें, ये जो फेडरेशन शब्द है इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, संघ होता है। और यूनियन शब्द का भी मतलब संघ होता है। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने दोस्तों फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया, यहाँ पे देखते हैं हम कि हिंदी अर्थ तो दोनों का एक है, लेकिन अंग्रेजी में शब्द अलग अलग हैं और अलग अलग इनके मायने भी होते हैं। मायने क्या होते हैं दोस्तों, अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब ऐसा संघ जो कभी अलग ना हो, जो एक बार मिल गया वो मिल गया, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जबकि फेडरेशन का मतलब होता है कि जितनी भी इकाइयां संघ में मिली हैं वो किसी समझौते के अनुसार मिली हैं, यानी कि उनमें एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ जो मिल गया वो मिल गया। ये यूनियन का मतलब है जो पूरी तरीके से मिल गया, जो कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमने जो बनाया राज्यों का संघ, यानी कि यहाँ पे जितने भी राज्य इस इंडिया में आके मिले। जैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा देखें तेलंगाना है, अगर हम बात करें यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। ये जितने भी राज्य हैं वो जो इस इंडिया में मिल गए, जो इस भारत में मिल गए, उनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो उनको अब अलग नहीं किया जा सकता। जो एक बार मिल गया जो मिल गया। जबकि अमेरिका में जो संघ है, अगर मैं बात करूं दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका में जो संघ बना है, अमेरिका के अंदर जो संघ है ये फेडरेशन है। यानी वहाँ जितने भी राज्य हैं वो जो यूनियन में शामिल हुए हैं उनमें एग्रीमेंट हुआ है, उनमें समझौता हुआ है। सीधी सी बात यही ध्यान रखनी है कि भारत जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो एक बार मिल गया वो मिल गया, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। जबकि फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों कि एग्रीमेंट का परिणाम है, और एग्रीमेंट या समझौते होते ही तोड़ने के लिए हैं दोस्तों। अगर कोई एग्रीमेंट किसी में हुआ है, कोई समझौता किसी में हुआ है, तो वो होता ही तोड़ने के लिए है, होता ही टूटने के लिए है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया वो यूनियन शब्द प्रयोग किया गया। इसका मतलब यह है कि जो इकाइयाँ, जो राज्य भारत में मिल गए वो मिल गए, वो कभी भी अब अलग नहीं हो सकते। इसीलिए अंबेडकर जी ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हमारे यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है यहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र दो स्तर पे होता है। जहाँ शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र दो स्तर पर हो उसको हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। और जहाँ इसके विपरीत
जो शक्तियों का विभाजन है वो ना हो, केवल केंद्र स्तर पर रहे, उसे दोस्तों हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जबकि दोस्तों हमारे संविधान की व्यवस्था पूछी जाए तो यहाँ पे अर्धसंघीय व्यवस्था है। अर्धसंघीय आपको बताना है क्यों है दोस्तों, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। अर्धसंघीय व्यवस्था ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र में भी पावर है, राज्य में भी पावर है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी चलती है, स्थानीय निकाय भी चलते हैं, उनको भी पावर दे रखा है। तो हमारे यहाँ जो शक्तियाँ हैं वो तीन तीन जगह बटी हुई हैं, इसलिए हमारी जो व्यवस्था है दोस्तों वो कैसी है, अर्धसंघीय व्यवस्था है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, अर्धसंघीय व्यवस्था इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राज्यों को पावर है, ठीक है, केंद्र को पावर है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में चलेगी किसकी, मानी किसकी जाएगी, सेंटर की मानी जाएगी। ये भी ध्यान रखना, यानी कि राज्य अपनी इच्छा से सब कुछ करना चाहे नहीं कर सकता। यहाँ पे जो अंतिम निर्णय होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, केंद्र का होगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो अपने यहाँ व्यवस्था बनाते हैं या हमारे यहाँ व्यवस्था क्वेश्चन आया हुआ है, पूछी जाती है कि कैसी व्यवस्था है, तो अर्धसंघीय व्यवस्था दोस्तों बतानी है। इतना आपको क्लियर हो गया। यानी कि जो भारत है, इंडिया है, और ये क्या है, राज्यों का संघ। इसकी दोस्तों हिंदी लिख दे रहा हूँ, भारत ही इंडिया है, भारत ही इंडिया है, या इंडिया ही भारत है, कुछ भी लिख लो। भारत ही इंडिया है जो राज्यों का संघ होगा, जो राज्यों का संघ होगा, जो राज्यों का क्या होगा दोस्तों, संघ होगा। ये बात जो लिखी है वो किस में लिखी है, अनुच्छेद 1 में लिखी है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया। और अच्छा समझना चाहते हैं तो और सुन लीजिए। सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा यार, सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा याद। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जो यूनियन का मतलब यह है कि ये अब कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2, इसको देखिए। अनुच्छेद 2 में ये कह रखा है कि जो बाहरी राज्य हैं उनका भारत में प्रवेश किस तरह होगा, उनको भारत में मिलाया किस तरीके से जाएगा, नए राज्यों का भारत में प्रवेश, यानी कि नए राज्य या नए क्षेत्र बोल सकते हैं, नए क्षेत्रों का भारत में प्रवेश, यानी कि और ये जो नए क्षेत्र हैं ये कैसे होने चाहिए दोस्तों, बाहरी क्षेत्र बोले हैं, बाहरी राज्य बोले हैं, बाहरी देश बोले हैं। जैसे मान लो हमें चाइना को इंडिया में मिलाना पड़े, जैसे मान लो हमें पाकिस्तान को भारत में मिलाना पड़े, तो कौन से अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। बात क्लियर हो गई। अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि नए क्षेत्रों को भारत में जो बाहरी क्षेत्रों को मिलाया जाएगा वो कौन मिलाएगा, तो ये भी यही बताया गया है कौन मिला सकता है दोस्तों। तो आंसर क्या दोगे, संसद मिला सकती है। और संसद इनको मिला सकती है तो किस तरीके से मिला सकती है, उस तरीके की बात की रखी है। अगर हमें मिलाना है तो संसद किस तरीके से मिलाएगी, यहाँ पे आपको बताना है साधारण संविधान संशोधन से, यानी कि साधारण संविधान संशोधन, यानी कि साधारण तरीके से मिला सकती है। यानी कि कोई यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत भी नहीं आएगी। यानी साधारण तरीके से संसद किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। क्या कोई ऐसा राज्य मिला, हाँ बात करते हैं। अगर हम देखें तो आपने एक राज्य सुना होगा सिक्किम, क्या सुना दोस्तों, सिक्किम। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को जब हमने भारत में मिलाया तो ये भारत में कब मिला दोस्तों, 1975 में मिलाया। कब मिलाया,
1975 में। अब आपने देखा होगा सिक्किम को मिलाने के लिए आपने देखा था कि हमने एक अनुच्छेद जोड़ा था। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा था? 2A। अब एक बात बताओ कि अनुच्छेद 2A हम जो जोड़ रहे हैं और ऊपर हम कह रहे हैं कि साधारण तरीके से साधारणतया हम बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे 2A हमने जोड़ा, इसका मतलब ये नया आर्टिकल है जो जोड़ा है। तो ये हमें क्यों जोड़ा गया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो इसकी जरूरत थी दोस्तों, कारण क्या था कि सिक्किम के जो राजा थे, सिक्किम का जो शासक था, वो शासक किस मूड में नहीं था कि सिक्किम को भारत में मिलाया जाए, जबकि वहाँ की जनता की ये डिमांड थी। तो हुआ ये समझौता हुआ कि ऐसा करते हैं कि जो आंतरिक मामले हैं वो राजा के अधीन रहेंगे और जो बाह्य मामले हैं वो हमारे देश के अधीन रहेंगे। यानी कि कुल मिला के 2A आर्टिकल जो हमने जोड़ा, ये हमने सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए नहीं जोड़ा था। हमने क्या किया था कि हमारे पास जो राज्य थे वो राज्य 3 प्रकार के थे दोस्तों। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्टेट बोलें तो राज्य, दूसरा कौन सा? यूटी यूनियन टेरिटरी, तीसरा बोलें तो अर्जित क्षेत्र, यानी कि अर्जित क्षेत्र। अब ये जो कैटेगरी थी दोस्तों, इन किसी भी कैटेगरी में ये सिक्किम नहीं आ रहा था। तो हमने दोस्तों क्या किया कि हमने 2A आर्टिकल जोड़कर एक नई कैटेगरी बनाई थी। और नई कैटेगरी हमने कौन सी बनाई थी? देखिए, ये जो हमने संशोधन किया, ये कब किया है? 34वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया? एक सहराज्य बनाया, यानी कि सहराज्य, यानी कि सहराज्य बोले तो अलग से एक हमने एक कैटेगरी बना दी राज्य की। सहराज्य को किस नाम से जानते हैं? एसोसिएट स्टेट। हमने एक एसोसिएट स्टेट की, एक राज्यों की एक चौथी कैटेगरी बनाई थी एसोसिएट स्टेट की, जिसको बोले हम सहराज्य। इस कैटेगरी बनाने के लिए हमने आर्टिकल 2A जोड़ा था और सहराज्य का दर्जा हमने दोस्तों किसको दिया? सहराज्य का जो दर्जा हमने दिया था ये दोस्तों सिक्किम को दिया। अब क्या हुआ दोस्तों? थोड़े दिन बाद ये हुआ कि सिक्किम की जनता डिमांड करने लगी कि हम तो पूरे तरीके से भारत में जाएंगे। ये जो आधे अधूरे तरीके से सहराज्य के तरीके से जो आया है सिक्किम, कि ये कैटेगरी हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आंतरिक मामले सब वहाँ के राजा के पास रह गए थे। बाहरी मामले जैसे विदेशों से ट्रेड करना, सेना यानी कि सिक्किम की रक्षा करना, तो सेना लगाना, ये भारत सरकार के पास थे। अब आंतरिक मामले में जो इंटरफियर हमारी सरकार कर नहीं सकती, आंतरिक मामले रह गए राजा के हाथ में। अब जनता ने वहाँ डिमांड की कि हमें सहराज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्णतया राज्य का दर्जा दीजिए। हुआ ये दोस्तों, हमने फिर यहाँ पे एक 36वां संविधान संशोधन किया। क्या किया दोस्तों? 36वां संविधान संशोधन। अब 36वां संविधान संशोधन हम कर रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सिक्किम को मिलाना है। सिक्किम को मिलाने के लिए हम साधारण तरीके से मिला सकते हैं, लेकिन सिक्किम को मिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नई कैटेगरी 2A हमने बनाई है, इस 2A को ख़त्म करने के लिए ये संविधान संशोधन 1975 में किया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो हमने ये जो कैटेगरी बनाई थी, ये एसोसिएट स्टेट जो बनाया था, इस एसोसिएट स्टेट को खत्म करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन दोस्तों किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई? 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने एक नया आर्टिकल 2A जोड़ा, और वो इसलिए नहीं जोड़ा कि हम सिक्किम को भारत में मिला रहे हैं, हमने इसलिए जोड़ा, सिक्किम को हमने एक नए राज्य का दर्जा दिया, क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार के राज्य थे। चौथे प्रकार का राज्य हमने एसोसिएट स्टेट बनाया। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरी बात, जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हमने किया, इसके तहत हमने क्या किया था? ये जो सहराज्य का दर्जा हम दे रखे हैं, जब पूर्ण राज्य के रूप में जब सिक्किम को मिलाया जाएगा तो ये सहराज्य का दर्जा जो हमने दिया, इसको ख़त्म करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें आर्टिकल 3 क्या है? अनुच्छेद 3।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, ये जो अपना इंडिया है, अपना ये भारत है, इसमें ये जो राज्य है जिसकी हम बात करें थोड़ी देर के लिए, आंध्र प्रदेश ले लें, इस आंध्र प्रदेश को हमें बढ़ाना हो, घटाना हो, या इसका नाम परिवर्तित करना हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो बातें हैं वो कहाँ दे रखी हैं, अनुच्छेद 3 में दे रखी हैं। अनुच्छेद 3 में क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो वो बातें हमें ध्यान रखनी है। किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन, क्या दे रखा है अनुच्छेद 3 में, किसी राज्य के क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये हम कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में दे रखा है, किस आर्टिकल में दे रखा है, 3 में। और ये काम कौन करेगा दोस्तों, तो फिर से वही बता देना है, कौन करेगा, संसद करेगा। अब जैसे मान लो अगर कोई राज्य है, उस राज्य का हमें नाम बदलना पड़े तो हम बदल सकते हैं। उसकी प्रक्रिया कहाँ मिल जाएगी, अनुच्छेद 3 में। किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना हो, किसी राज्य की सीमा को घटाना हो, किसी राज्य के हमें 2 टुकड़े करने हों, यानी एक राज्य से 2 राज्य बनाने हों, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, तो ये हो सकता है और ये संसद कर सकती है। ये भी साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन इसमें भी नहीं होगा। ये बात कहाँ लिखी है, उसकी बात हम अभी करेंगे दोस्तों। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा कि जिस राज्य का नाम बदलना है, जिस राज्य का नाम बदलना है, या फिर उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। ऐसे मान लो किसी राज्य के 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। अगर हमें 2 टुकड़े करने पड़े तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संबंधित राज्य है, उस संबंधित राज्य के विधानमंडल को सूचना भिजवाएंगे कि हम आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, या हम आपके राज्य के 2 टुकड़े करने जा रहे हैं, आपकी राय क्या है। अब ये जो राष्ट्रपति जो सूचना भिजवाएंगे, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो विधेयक बिल संसद में लाएगा, यानी कि जो बिल संसद में विधेयक लाया जा रहा है, उससे 15 दिन पहले दोस्तों, उससे 15 दिन पहले, या कहना चाहिए कि जो बिल आएगा वो बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। बात समझ में आ गई। यानी पहले जैसे हमने क्या किया कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया, तो ये किस तरीके से होगा कि जो दोस्तों आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को अलग करना है, तो इसके लिए दोस्तों हमें संसद में क्या लाना पड़ा, बिल लाना पड़ा, विधेयक लाना पड़ा। अब संसद में जो बिल या विधेयक हम लाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए, और राष्ट्रपति की जब पूर्व मंजूरी चाहिए तो राष्ट्रपति दोस्तों क्या करेंगे, विधानमंडल से पूछेंगे, उस राज्य के, संबंधित राज्य के विधानमंडल से। विधानमंडल अगर हाँ करे या फिर ना करे, अगर विधानमंडल हाँ कर देगा तब भी टुकड़े होंगे, और यदि विधानमंडल मना कर देगा फिर भी टुकड़े होंगे, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया वहाँ राष्ट्रपति ने सूचना भिजवाई थी, और आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने स्पष्ट शब्दों में मना किया कि हम आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका विभाजन हुआ, ये आपने भी देखा। और आंध्र प्रदेश के विभाजन होके एक 29वां राज्य तेलंगाना बना था, ये भी आपने देखा था, 2014 में बना था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 3 है वो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनको राज्य में मिलाने से संबंधित है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों को, उन क्षेत्रों से संबंधित है जो भारत से बाहर के हैं। अच्छा, अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 हमने पढ़े थे, क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल हमने 2 और 3 पढ़े थे, अनुच्छेद 2 व 3 जो हमने पढ़े थे, इनके लिए अनुच्छेद 368 की
प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। क्या कहा? प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया जो है, ये अनुच्छेद 368 जो है ये किससे संबंधित है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद जो 368 है ये संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। अगर दोस्तों पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो आंसर क्या बताओगे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ये कह रहा है अनुच्छेद 4, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें 368 में, तो संविधान संशोधन की बात करता है और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट सुनिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर दोस्तों क्या देंगे? एक बार देख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे कहें संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने कर लिया होगा, एक बार देख लीजिए। देखो संविधान संशोधन के अगर प्रकार पूछे जाएं, देखो दोस्तों संविधान संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन के प्रकार, तो दोस्तों आंसर आप कितना दोगे? आंसर दोगे आप 3। क्या दोगे? आंसर 3। अब जो 3 संविधान संशोधन के प्रकार हैं दोस्तों, ये कौन कौन से हैं इनकी हम बात कर लें। इनमें अगर हम देखें दोस्तों, तो एक तो होता है साधारण बहुमत से। किससे होता है दोस्तों? साधारण बहुमत से। दूसरा संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत से। किससे होता है दोस्तों? विशेष बहुमत से। तीसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है ये होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, राज्यों का अनुमोदन। क्लियर हो गया? देख लीजिए संविधान संशोधन के 3 प्रकार हो गए, एक तो साधारण बहुमत से होगा, एक विशेष बहुमत से होगा और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए होगा। अब साधारण तरीके से जो बहुमत जो यहाँ पे साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं, ये संविधान संशोधन तो हैं दोस्तों, लेकिन संविधान संशोधन में नहीं गिने जाते हैं। किसमें दोस्तों? संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में नहीं गिने जाते हैं। क्लियर हो गया? संविधान संशोधन में ये नहीं गिने जाएंगे। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि ये विशेष बहुमत क्या होता है, ये विशेष बहुमत होता है कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस आधे से अधिक मतदान करने वाले, आधे से अधिक उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। एक बार लिख लीजिए, विशेष बहुमत कहते किसे हैं? तो विशेष बहुमत की दोस्तों हम बात करें तो एक बात तो हमें यहाँ पे विशेष बहुमत में ध्यान रखनी है कि संबंधित संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का, मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत।
2/3 बहुमत। बात समझ में आई? साधारण बहुमत समझ में आ गया आपको साधारण तरीके से। दूसरा विशेष बहुमत ये है कि जैसे मान लो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत का मतलब 50% से ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा, तो यानी संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। दूसरा कह रहा है कि जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मतदान करने वाले हैं उनका कितना चाहिए भाई साहब, 2/3, बोले तो 66% चाहिए, 66 66.5% जो भी बने। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विशेष बहुमत आपको समझ में आ गया होगा कि संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये क्या होता है, विशेष बहुमत। तीसरे संविधान संशोधन होते हैं वो होते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। जैसे अगर मान लो 28 और 6 34 हैं, 34 में से कम 17 दूनी 34 होते हैं, तो 18 राज्यों का अनुमोदन चाहिए, वो किस में आ जाएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। अब दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने सुना होगा कि संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। क्या बुलाई जाती हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन आपने सुने होंगे। संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जाता है, तो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होते हैं उन पे किसी पे भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये दोनों जो बहुमत यहाँ पे हैं विशेष बहुमत वाले, इनमें 368 की प्रक्रिया का पालन होता है। किसमें होता है दोस्तों, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन होता है। किसमें होता है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 268 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर 2 बताना है। कौन कौन सा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया। दूसरी बात और देख लेते हैं, यहाँ पे जो 368 की प्रक्रिया में संविधान संशोधन होता किस तरीके से है, तो उसमें देखें या तो हम राज्यसभा में बिल को ला सकते हैं या बिल को हम लोकसभा में ला सकते हैं। अगर हम लोकसभा में बिल लेके आए और लोकसभा से बिल पारित होकर राज्यसभा में गया और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, तो बिल क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त। दूसरा सुनिए, अगर राज्यसभा से बिल पारित होके गया और जैसे ही लोकसभा में पहुंचा लोकसभा भंग हो गई, बिल खराब नहीं होगा, बिल खत्म नहीं होगा, बिल जैसा का तैसा बना रहेगा, जो अगली लोकसभा चुन के आएगी उसमें रखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो कि राज्यसभा अगर बिल को पारित करती है तो लोकसभा ये रहे ना रहे अगली वाली होगी उसमें रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर इसने पारित कर दिया और ये खत्म हो गई तो बिल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा मैंने कहा था कि जो हमारी प्रमुख समितियां हैं, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग हैं, उन पे दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां, तो पहली यहाँ पे जो आयोग बना है वो भाषाई प्रांत आयोग बना था, और भाषाई प्रांत आयोग को इसी को हम कहते हैं एस के धर आयोग। किस नाम से जानते हैं, एस के धर आयोग। कब बना दोस्तों, तो इसकी डेट हमें एस के धर आयोग की डेट ध्यान रखनी है, 1948 में बना। कब बना दोस्तों, जून 1948 में। अब देखो ये आयोग क्यों बना, क्योंकि जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो लोग जो राज्यों की डिमांड कर रहे थे वो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड करने लगे। प्रत्येक जो दक्षिण भारत के विशेष रूप से राज्य थे उनकी भाषा अलग है, कहीं की तेलुगु भाषा है, कहीं भाई साहब कन्नड़ भाषा है। तो ये जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो आंध्र प्रदेश के लोग थे दोस्तों, ये अपने राज्य का जो गठन है, क्योंकि अपनी संस्कृति से दोस्तों सबको प्यार होता है, तो ये लोग क्या करने लगे, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की डिमांड करने लगे। हुआ ये दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, उसके लिए भाषाई प्रांत आयोग बोले तो एस के धर आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एस के धर आयोग कब बना, तो जून 1948।
और इसने एसके धर आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इसने जो रिपोर्ट दी थी वो दोस्तों दिसंबर 1948 में दी। कब दी दोस्तों? दिसंबर 1948 में। ये किसने रिपोर्ट दे दी दोस्तों? एसके धर आयोग ने। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा दोस्तों कि भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। यानी कि लोग जो हड़ताल पे बैठे थे, लोग जो भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया इस रिपोर्ट में? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर जो मांग चल रही थी राज्य पुनर्गठन की, राज्य पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को, गठन की मांग को ठुकरा दिया। क्या कर दिया दोस्तों? ठुकरा दिया। अब जैसे ही भाई साहब इन्होंने राज्य पुनर्गठन की मांग को ठुकराया, वैसे ही आंदोलन और उग्र हो गया। जब आंदोलन उग्र हुआ तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो चाचा जी थे, उन्होंने भाई साहब दूसरी समिति बना दी। और दूसरी समिति जो बनाई उसको देख लो। हाँ, भाषाई प्रांत समिति। और भाषाई प्रांत समिति बनी, इसको दोस्तों क्या कहा गया? जेवीपी समिति। क्या कहा गया? जेवीपी समिति। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है जेवीपी समिति में कौन कौन थे। तो जैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और वी से कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख लो सीधा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, सरदार पटेल। पी से कौन था? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन लोग हुआ करते थे। इस समिति का जब आंदोलन उग्र हुआ तो दोस्तों जेवीपी समिति बनी। अब जेवीपी समिति कब बनी? जैसे ही दोस्तों एसके धर आयोग ने, एसके धर समिति ने जो दिसंबर 1948 में जैसे ही रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा, तो हुआ क्या दोस्तों? आंदोलन उग्र हो गया। और ये उग्र आंदोलन को देखते हुए फटाफट जवाहरलाल नेहरू ने एक नई समिति का गठन कर दिया। और नई समिति कौन सी बनी? जेवीपी समिति। और इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? 1949 में। 1949 में 1949 में इसने क्या दी दोस्तों? अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में इसने क्या कह दिया कि दोस्तों कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, राज्य का गठन क्या होगा? नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही इस समिति ने भी ये कह दिया, अब आंदोलन भड़क गया भाई साहब। लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए। और भूख हड़ताल पे जो बैठे दोस्तों, ये कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। क्या कांड हुआ उसको भी देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग अगला देखेंगे। हुआ ये दोस्तों, अभी मैंने कहा कि जैसे ही ये जो जेवीपी समिति की रिपोर्ट आई तो आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। और ये उग्र आंदोलन हुआ तो एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है? पोटी श्री रामल्लू। ये जो व्यक्ति हैं दोस्तों कांग्रेस के हैं। अब ये क्या हो गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए दोस्तों। कहाँ बैठ गए दोस्तों? भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जैसे ही ये भूख हड़ताल पर बैठे दोस्तों, हुआ क्या कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। प्रधानमंत्री हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं।
अब आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, तेलुगु भाषी राज्य के लिए कर रहे हैं। होगा ये कि भाई साहब भूख हड़ताल पे बैठ गए और 56 दिन बाद क्या हो गया दोस्तों, भैया का सीन बन गया। 56 दिन बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो भैया हैं इनका सीन बन गया और क्या कहने लगे, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना, दो आंसू लेके आंखों में, दो आंसू लेकर आंखों में, तुम लाश पे मेरी आ जाना। भाई साहब 15 दिसंबर 1953 भाई साहब की क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, अब तो पूरा भारत भाई साहब मानने को दौड़े किसको, चाचा को, कि चाचा तेरी ऐसी, चाचा तेरी ऐसी, दुनिया चाचा को गाली दे। और इधर क्या हुआ भाई साहब, चाचा भी घबरा गए। और चाचा जब घबरा गए तो चाचा ने हड़बड़ाहट में एक राज्य का गठन कर दिया, और वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 1953 को 1 अप्रैल 1953 को, अप्रैल, हाँ देखिए 1 अक्टूबर है, सॉरी 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। इसका गठन कब हुआ दोस्तों, तो 1 अक्टूबर कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, आंदोलन प्रत्येक राज्य करने लगा, प्रत्येक राज्य डिमांड करने लगा कि हमें भी भाषा के आधार पर चाहिए, हमें भी भाषा के आधार पर चाहिए। अब प्रत्येक राज्य जब डिमांड करने लगा तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक आयोग का गठन करना पड़ा। और वो दूसरा आयोग हमारा कौन सा है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग है। कौन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर से एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया, और ये कब बना, दिसंबर 1953। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो आंसर क्या होगा, दिसंबर 1953। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब दी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट कब दी है इसने, 1955। और इसकी जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट पूछा जाए लागू कब से हुई, तो आंसर बताना है। लागू जो हुई है वो कब से हुई है, 1956 से इसकी रिपोर्ट। अब देखो, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएं तो अध्यक्ष किसको बताओगे दोस्तों, फजल अली को बताओगे। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, तो सदस्य कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 सदस्य हो जाएंगे। इनमें से एक कौन थे, फजल अली, जो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरे हैं HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, इनको ध्यान रखना है, हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे जो हैं दोस्तों, इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है, KM पर्रिकर। कौन थे, KM पर्रिकर। ये 3 नाम हमें ध्यान रखने हैं। इन तीनों का संबंध किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जिसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ। जिसने रिपोर्ट अपनी कब दी, 1955 में दी। और ये रिपोर्ट लागू कब से हुई, 1956 से हुई।
इस रिपोर्ट में भी क्या कहा गया दोस्तों, इसने जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में भी क्या कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, वो भी इसी रिपोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों क्या हुआ, इसी रिपोर्ट के आधार पर आपको बताना है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किस दोस्तों, किस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ये राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग कहें, या वह राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना, जिसके अध्यक्ष फजल अली हुआ करते थे। तो उसने 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति दी या सिफारिश की। और दूसरी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसने इनकी 14+6 की तो सिफारिश की है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को मना कर दिया, ठुकरा दिया। अब आज की डेट में 14 से 28 राज्य हो गए। कौन सा राज्य कब बना उसको आप ट्रिक से याद कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। आज से मतलब है आंध्र प्रदेश। क्या मतलब है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना दोस्तों? 1953। कब बना है? 1953। ये ट्रिक ध्यान रखनी है। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। आज से आंध्र प्रदेश, और माँ से क्या होगा? महाराष्ट्र। गा से क्या होगा? गोवा। ना से क्या होगा? नागालैंड। हा से क्या होगा? हरियाणा। ही से क्या होगा? हिमाचल। मेघ से क्या होगा? मेघालय। मंत्र से क्या होगा? त्रिपुरा और मिजोरम। टी से क्या होगा? सिक्किम। जी से क्या होगा? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है और ये आपके लिए बेहद ही जरूरी बातें हैं। सबसे पहले आज से क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। गठन कब हो गया? 1 अक्टूबर 1953। दूसरा, एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बताना है माँ से। गु से क्या होगा? गुजरात। देखो डेट ऊपर लिखी हुई है, डेट की हम बात करें तो ये 1953 है, ये 1960, ये भी 1960। अगला देखिए दोस्तों, ना से मतलब नागालैंड। नागालैंड की डेट देखिए कितना है? 63, तो 1963। अगर हम बात करें हाँ से हरियाणा, देखिए दोस्तों हरियाणा की डेट कितनी हो जाएगी? हाँ से हरियाणा। हरियाणा कब बना? तो 1966। क्या हो जाएगी दोस्तों? 1966। हाँ से मतलब हिमाचल। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल कब बना है? 1971 में। 71 लिखा हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा? मेघालय। तो मेघालय कब बना? 1972। अब मंत्र से आपको ध्यान रखनी है 2 राज्य। कौन कौन से? मणिपुर और त्रिपुरा। एम से, इससे मतलब मणिपुर। मणिपुर। और त्र से मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा। इन दोनों की डेट 1972। सी से मतलब सिक्किम। सिक्किम कब बना? पढ़ के बता दो। 1975 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, जी से गोवा, ई आर से अरुणाचल, अरुणाचल प्लस एम आई से मिजोरम। इन तीनों का गठन कब हुआ दोस्तों? 1987। यानी कि सबसे पहले आप 19 लगा लो। इस ट्रिक को देख लो। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। देखो 1953, 1960, 1960, 1963, 1966, 1971, 1972, 1972, 1975, 1987। कितने राज्य आ गए देखो दोस्तों फटाफट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने और बचे वो अभी देखने हैं हमें। ठीक है,
आगे देखिए और कौन कौन सा बचा। वर्तमान में 28 हैं, 28 हमें पूरे करने हैं। उसमें देखिए दोस्तों अगला, 1 छतरी 9 उस्तरे 15 झाड़ू नवंबर 2000 में खरीदे। यानी कि छत्तीसगढ़, छतरी से मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कब बने हैं दोस्तों, ये देखिए। यानी कि 1 नवंबर, 1 नवंबर, ये वाला 9 नवंबर, कब बना, 9 नवंबर, ये वाला 15 नवंबर, 15 नवंबर। और डेट कौन सी है सबके साथ, 2000। कब बने हैं दोस्तों, 2000 में बने हैं। बात क्लियर हो गई, कब बने, 2000 में। यानी कि ट्रिक कैसे ध्यान रख सकते हैं, 1 छतरी 9 उस्तरे 15 झाड़ू नवंबर 2000 में खरीदे। तो एक छतरी का मतलब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 उस्तरे का मतलब 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 झाड़ू का मतलब 15 नवंबर को झारखंड। सबकी डेट कितनी है, 2000। एक और ध्यान रखना है, जो 29वां राज्य बना था, आज की डेट में 28 है, 29वां राज्य जो बना था वो 2 जून 2015 को कौन सा बना था, तेलंगाना। कौन सा बना था, तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी पूछी जाए, तेलंगाना की राजधानी, तो राजधानी कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद। कहाँ बतानी है, हैदराबाद बतानी है। क्लियर हो गया इतना, तेलंगाना राज्य देख लीजिए पूरे कंप्लीट हो गए। आज इस टॉपिक को दोस्तों यही रोकते हैं, कल नए टॉपिक पर फिर से बात करते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।